So today I am going to discuss the biomechanical principle which is used in manual therapy. So basically it is a hallmark for the manipulative or for the manual therapist. We cannot implement any technique which is basically focusing over the joint, especially for improving the mobility of a joint. So here basically I am going to discuss the biomechanical principle which is utilized in case of Maitland mobilization technique. So let's start. It is just an overview. I'm just going to explain it in a simple way. It is consists by two basic part, that is orthokinematics and osteokinematics. तो इसको मालूम है कि during any motion whatever is happening within the joint, that all are considered as orthokinematics movement, and it is also called the joint play or accessory motion. So जहाँ पे भी कभी भी कुछ भी मोबिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है जॉइंट की, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी जस्ट फैसिलिटेट द ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट. इन रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट ऑटोमेटिकली द बोनी लीवर मूवमेंट इम्प्रूव. मीन्स ऑर्थोकाइनेमेटिक्स को आप इम्प्रूव करो तो जो आपके बोनी लीवर का जो कुछ भी फंक्शनिंग होती है हमारे जॉइंट की या हमारे बोनी लीवर की जो जॉइंट्स होते हैं या पार्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई वेरी इजली ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट ऑफ द लिम्ब और बॉडी पार्ट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द ऑर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट. सो without orthokinematic movement or without joint play or without accessory movement, we cannot imagine any movement. All those orthokinematic movements are here. Basically it is consists of rolling, gliding and spinning. It is basically the movement which is taking place between the articular surfaces. तो क्या क्या होता है वो? द फर्स्ट इज योर रोलिंग, सेकेंड इज ग्लाइडिंग एंड थर्ड इज स्पिनिंग. तो किसी भी जॉइंट में जो मोशन होता है आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बीच में, बेसिकली यही तीन मूवमेंट होते हैं, डिपेंडिंग कि जॉइंट कितना लार्ज रेंज ऑफ मोशन अलाउ कर रहा है. जहाँ पे जितना बड़ा रेंज ऑफ मोशन होता है उतने ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसरी मूवमेंट मिलते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, यहाँ पे रेंज बहुत बड़ी है. नी जॉइंट बेसिकली इट फ्लेक्स और एक्सटेंड 0 to 135 or 150 डिग्री एंड एक्सटेंड फ्रॉम 135 to 0. सेम वे शोल्डर के अराउंड जितने मूवमेंट होते हैं, अबडक्शन, योर फ्लेक्शन, बहुत लार्ज रेंज में होते हैं. एंड सारे बॉडी के जॉइंट की कंग्रुएंसी एक जैसी नहीं होती, या आप ये कह सकते हो कि जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं वैसे ह्यूमन जॉइंट नहीं होते हैं. हमेशा कुछ ना कुछ, और मैक्सिमम जॉइंट पे जो जॉइंट्स होते हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं. उनका शेप और साइज़ जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं उनके कंटेक्स्ट में या उनके रिस्पेक्ट में एक सरफेस आपकी लार्ज होगी, दूसरी स्मॉल होगी, लेकिन मूवमेंट उन्हीं दो के बीच में होना है. तो कोई ऐसी मैकेनिकल डिवाइस नहीं है कि जितना सरफेस एरिया है पूरे पे पूरा दोनों अपोजिट सरफेसेस कंप्लीट यूज़ कर रही हैं. इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए क्या होता है, देयर विल बी टू मूवमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट होते हैं. जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन होता है वहाँ पे एक्सेसरी मूवमेंट एक, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. लेकिन जॉइंट जितना कम मूवमेंट अलाउ करता है तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी एक्सेसरी मूवमेंट में से एक ही मूवमेंट अवेलेबल हो. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट which allow very small mobility
very small range. It is about in mm, about 4 to 6 mm, but it determines the shoulder range of motion. ग्लेनोह्यूमरल का रेंज ऑफ मोशन डिपेंड होता है आपके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट के मोशन के ऊपर। कभी भी हम फैसिलिटेट करते हैं रेंज ऑफ मोशन शोल्डर का, जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन या कुछ ऐसा होता है जहाँ पे मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हम सारा फोकस ग्लेनोह्यूमरल पे करते हैं, बट इट इज़ अ काइनेमेटिक चेन। अगर आप फोकस नहीं कर रहे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पे, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे, स्केपोथोरेसिक जॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रोलिंग। रोलिंग होता क्या है? इट इज समथिंग लाइक दिस, वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस फिगर। एक जो आपका आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो दूसरे के कंटेक्स्ट में रोल करता है। अगेन यू कैन इमेजिन द मोशन ऑफ योर हिप और शोल्डर और नी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सरफेस आपकी स्टेबल है, जैसा यहाँ पे ए बी सी से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड सेकेंड दिस बॉल इज रोलिंग ओवर दिस सरफेस। एक स्टेशनरी है, दूसरा मूव कर रहा है, जैसा हमारा साइकिल या जितने भी व्हील्स होते हैं उसमें ऐसे ही कुछ मोशन होता है, समथिंग लाइक दिस। एक रोलिंग होती जा रही है, बट अगर प्योर रोलिंग मूवमेंट होगा तो क्या होगा? अगेन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शोल्डर जॉइंट। ग्लेनोइड कैविटी इज स्मॉल एंड ह्यूमरल हेड इज लार्जर, 3 times larger एज कंपेयर टू द ग्लेनोइड कैविटी। बट उसके बाद भी क्या है कि हमारा 180 और 170 तक हम अबडक्शन कर लेते हैं विदाउट एनी सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। व्हाई? बिकॉज द सेम टाइम जब आपकी रोलिंग हो रही होती है उसी टाइम पे आपका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं उनके बीच में स्लाइडिंग भी होती है। अगर आपका ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट मतलब आप अबडक्शन ऊपर लेके जा रहे हो, उतनी टाइम पे रोलिंग तो हो रही है और रोलिंग के साथ साथ में स्लाइडिंग हो रही है, मतलब पूरा का पूरा रोल ह्यूमरल हेड बाहर नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस स्लिपेज, बिकॉज ऑफ दिस स्लाइडिंग, द जॉइंट remain in contact throughout the range of motion. Again आपका जो रोलिंग होता है कभी कभी ये प्योर रोलिंग ही होता है, वहाँ पे ग्लाइडिंग नहीं होता है। अलोन हो सकता है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आपकी रोलिंग हो रही है वो सारे जॉइंट पे आपकी ग्लाइडिंग भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ रोल होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका बोनी लीवर मूव हो रहा है उस साइड में जो आपकी आर्टिकुलर सरफेस है उस पर कंप्रेसिव फोर्स काम करेगा। स्लाइडिंग इसको मिनिमाइज कर देती है। जब आपकी स्लाइडिंग होती है तो जॉइंट कभी कांटेक्ट में नहीं आएगा और वहाँ पे रेंज ज़्यादा मिलेगी। हम एग्जांपल ले सकते हैं रिस्ट का कि यहाँ पे तो शायद रोल हो रहा है, बट एक टाइम के बाद में क्या है कि जॉइंट पे के बीच में पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस काम करने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग में क्या हो रहा है कि सारे पॉइंट जो आपके स्टेशनरी सरफेस के हैं और जो ये बॉल है जो मूव कर रहा है इट इज़ जस्ट स्कीटिंग और स्लाइडिंग। तो सारे के पॉइंट यहाँ पे कोई भी पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। जो आपकी स्टेशनरी सरफेस है उसके ऊपर जो आपकी मूव कर रही है सरफेस उसका सेम पॉइंट है। स्टेशनरी सरफेस के तो अलग अलग पॉइंट कांटेक्ट में आएंगे, बट जो आपका मोबाइल सरफेस है दैट इज कंटिन्यूसली remain in constant state. So this is called gliding, and this is very important. As I said in starting that without gliding we cannot imagine any movement, and basically with the help of mobilization we just facilitating this accessory movement for achieving the mobility. तो हमारा ज़्यादा फोकस इसी मूवमेंट पे होता है। Next is spinning. We can understand this gliding with this
रोलर कोस्टर, इट इज जस्ट स्लाइडिंग। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। सो स्पिनिंग में क्या होता है कि सेम जगह पे जो आपका एक फिक्स एक्सिस होती है और उसके अराउंड थ्रू आउट द मूवमेंट द सेम पॉइंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक ही जगह पे फिक्स होता है और उसके अराउंड मोशन होता रहता है। एग्जाम्पल आप शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन या हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हो। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में स्लाइडिंग हो रही है, कौन सा स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो आर्टिकुलर सरफेसेस है उनका ओरिएंटेशन क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जहाँ पे कि आपका दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पे कोई कंप्रेसिव फोर्सेस एटलीस्ट वर्क ना करें। कंप्रेसिव में क्या होता है कि आप more and more friction you will create and that may lead to the aggravation of pain। तो हमेशा क्या होता है, या तो आपका जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं उन्हीं की लाइन में होता है। इसके लिए आपको ऑर्थोलॉजी या प्रॉपर एनाटॉमी मालूम होनी चाहिए, तो ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज दिस basic biomechanical principle that is consist of basically focusing over the orthokinematic principle।